तो हम लोग पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, पहला फेल्योर क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है ना, कैसे वो फेल्योर पता चला, बाद में आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड। जब ये बना उसमें तो कोई फेल्योर नहीं था ना, जब नया थ्योरी आता है तब फेल्योर पता चलता है ना। तो बाद में क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। कौन दिया है, मैक्सवेल। ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, बेस्ड ऑन न्यूटन, बेस्ड ऑन न्यूटन। ठीक है, एंशियंट टाइम का सबसे फेमस साइंटिस्ट न्यूटन थे, और नए ज़माने के सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन है, आइंस्टाइन। ठीक है ना, तो पुराना कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो चल रहा है न्यूटन के हिसाब से, वो कौन है, क्लासिकल मैकेनिक्स का कहता है। ठीक है ना, और जो अभी आया है उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सबका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स जो है किसी एक साइंटिस्ट का दिया हुआ नहीं है, सबसे लास्ट कंट्रीब्यूशन उसमें आइंस्टाइन का है, मॉडिफाई होती है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर पढ़ते हैं, है ना। अभी तक जान चुके हो तुम लोग कि हर चीज़ में ड्यूअल बिहेवियर होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर को कंसिडर करता है, एवरीथिंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है ना, लेकिन अब हमको पता है कि वेव बिहेवियर भी होता है। तो न्यूटन्स ने कोई वेव बिहेवियर को तो कंसिडर किए नहीं थे, उनके समय में था भी नहीं कि डुअल बिहेवियर होता है। ये बात उनके समय में पता भी नहीं था लोगों को कि वेव बिहेवियर भी होता है, ऐसा कुछ था ही नहीं। पार्टिकल बिहेवियर ही जो भी बिहेवियर है वही बिहेवियर था, बाद में इसी को नाम दे दिया गया पार्टिकल बिहेवियर। जब दो तरह का बिहेवियर नज़र आने लगा तो नाम देना पड़ेगा ना, तो एक का नाम वेव बिहेवियर, दूसरे का नाम पार्टिकल बिहेवियर। तो जो पुराना बिहेवियर जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है उसको हम पार्टिकल बिहेवियर बोलते हैं। तो पार्टिकल बिहेवियर के ऊपर जो फिजिक्स चलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर चल रहा है न्यूटन्स लॉ। ठीक है ना, बाद में आया मैक्सवेल का, आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इसमें ये वेव थ्योरी है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव है। ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में हर चीज़ के लिए मीडियम जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मीडियम का ज़रूरत भी नहीं है, विदाउट मीडियम हमारे पास सब कुछ पहुँच जाएगा, है ना। सन के पास से लाइट हमारे पास आ रहा है, विदाउट मीडियम, बीच में वैक्यूम है ना। हम लोग बात करते हैं आज मोबाइल से, टीवी देखते हैं, सब कुछ विदाउट मीडियम आ रहा है, क्योंकि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर चल रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मैक्सवेल ने दिया, जब ये सामने आया तो इसमें कहा गया कि जितना भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो ट्रेमेंडस स्पीड से चलता है, स्लो स्पीड से चलता है तो नहीं, जब ट्रेमेंडस स्पीड से चलता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। Whenever charged particle moves with a tremendous speed, it loses energy. यहाँ पर तो सेंट्रल पार्ट में जो कोई प्रोटॉन है, उनके इसमें न्यूट्रॉन मालूम नहीं था, तो वो तो अस्थिर है, वो नहीं घूम रहा। क्या बोले थे रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है। वो सिर्फ बता दिए चारों तरफ घूम रहा है, ये नहीं बता रहे कि कहाँ घूम रहा है, चारों तरफ बहुत जगह है, कहाँ घूम रहा है ये नहीं बता रहे ना। ठीक, सिर्फ वो न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, नंबर पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम होता है, इसलिए सारा एटम
न्यूट्रल है और मास जो है सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, और कुछ नहीं बताया। लेकिन जब ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ये एनर्जी लॉस करना है इस थ्योरी के हिसाब से, लेकिन लॉस हो नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? लॉस तो नहीं हो रहा है ना। जब एनर्जी लॉस करेगा उसका धीरे धीरे रेडियस कम हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो ये जब चलेगा यहाँ पर आकर के यहाँ मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा तो यहाँ आएगा वापस, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्या होगा? उसका चेन लगेगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, हाँ, और उसका जो पाथ है छोटा होता जाएगा, रेडियस घटता जाएगा, डायमीटर घटता जाएगा, हाँ, और लास्ट में न्यूक्लियस में टच कर लेगा, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही टच करेगा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन दुनिया में किसी भी एटम का डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो रदरफोर्ड बताया वो गलत है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो मतलब स्टेबिलिटी अगर ये है, ऐसा होता है तो एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन एटम तो रियलिटी में स्टेबल है, प्रैक्टिकली सारा एटम स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। स्टेबल तो है लेकिन स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरी आने के बाद पता चल गया स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक ये पता चल गया। उसका दूसरा है नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो सबके पास उससे ज़्यादा, हीलियम के पास 2 है ना, सोडियम के पास 11 है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब आ गया तो उतना उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ रहेगा, हाँ। अब यहाँ हॉस्टल में बहुत सारा स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, रहेगा कहाँ? अगर कुछ न रूम है, ठिकाना में कुछ है, कहाँ रहेगा? जंगल में पेड़ के नीचे कि पेड़ पर रहेगा, कहाँ रहेगा? उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, बस खाली एडमिशन लेते जाओ, हाँ, एडमिशन लेते जाओ, पन्नी बिछा बिछा के सोते है कि नहीं, कहीं भी रह सकते है कि नहीं, हाँ। तो उसी तरह यहाँ भी हो गया रदरफोर्ड के केस में, पन्नी बिछा बिछा के इलेक्ट्रॉन सो रहा था, हाँ। तो पन्नी बिछा बिछा के सोएगा तो डेली इधर उधर झगड़ा होगा ही नहीं, कभी उसका पन्नी गया, कभी उसका पन्नी गया, है कि नहीं, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन तो झगड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ना, इसको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। रदरफोर्ड मॉडल रॉन्ग नहीं, थॉम्सन मॉडल रॉन्ग था, ये रॉन्ग नहीं है, इसमें कुछ ड्रॉबैक है जिसको सुधारना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, समझ गए ना, रॉन्ग नहीं है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, एनर्जी का डिस्कशन ही नहीं किया। इतना इतना इलेक्ट्रॉन है तो क्या सबका एनर्जी सेम होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होगा, और एनर्जी जो है किस आधार पर हम देंगे उसको, एनर्जी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका कोई डिस्कशन है ही नहीं, ठीक है ना। जबकि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, तो एनर्जी का कोई डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। उसके बाद लास्ट में है स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे एक्सरे आता है ना हम लोगों को, उसी तरह से एटम का भी एक्सरे आता है, उसमें ऐसे ऐसे लाइन आता है, लाइन का एक पैटर्न आता है। तो रदरफोर्ड मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आता है, उसका क्या रीजन है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारा ड्रॉबैक है, जिस ड्रॉबैक को आगे कुछ हद तक बोर्स मॉडल ठीक करता है, बोर भी पूरा नहीं करता, क्योंकि बोर भी क्लासिकल मैकेनिक्स को ही यूज करते हुए ज़्यादा वही यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए इम्प्रूव किए। बोर मॉडल भी जो आया है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए इम्प्रूवमेंट किया।
बाद में जो आएगा वो दूसरा आएगा, जबकि हम लोग दूसरा मैकेनिक्स को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, वो सबको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाई दिए, तो कुछ टर्मिनोलॉजी के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जहाँ देख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना एटॉमिक नंबर से, हाँ। ये हो गया ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। जेड को इधर ले आएंगे, ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दोनों के बीच में ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। समझ गए? उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आता है आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। उसके बाद टर्मिनोलॉजी आता है आइसोबार, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी आता है आइसोटोन, ठीक है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्या है, हाँ। आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सेम होता है, समझ गया। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम, समझ में आ गया है? तो आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप क्या है, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। आइसोटोप क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑक्सीजन 16, ठीक है, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में क्या है, 8 है। ये ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिया, तीनों आइसोटोप्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में क्या है, 8 है ना। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आएगा, और इसमें 9 आएगा, और इसमें 10 आएगा। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, यही सिंबल है ना। ये कंप्लीट सिंबल लिखा हुआ है, किसी का भी कंप्लीट सिंबल लिखने कहेगा तो मास नंबर टॉप पर लिखोगे और बॉटम पार्ट पर लिखोगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोटोप, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन
बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट होता है। आगे बात समझ में? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है आइसोटोप में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में 8 8 8 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 10 है। कैसे निकालेंगे? इस दोनों का डिफरेंस जितना होगा वही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आई बात समझें? तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, है? तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, है ना? तो आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, क्यों सेम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप का सेम होता है। समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप का सेम क्यों होता है? क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। आगे बात समझ में क्लियर? और भी एग्जांपल है जिसको तुम ले सकते हो, जैसे कार्बन का भी ले सकते हो। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, लेकिन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होगा, इसमें 7 होगा और इसमें 8 होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सब क्या हो गया? आइसोटोप। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे आइसोटोप? Isotopes are the atoms of same element having same number of proton but different number of neutron. ठीक है, आया बात समझ में? That is why we say that isotopes are the atoms of the same element having same number of same atomic number but different mass number, because mass number is the sum of number of proton and neutron. Since the number of neutron is different, that's why the mass number become different. ठीक है, दूसरा क्या है? आइसोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ये सब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। इसका एग्जांपल दिया है इसमें। कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। ठीक है, आया समझ में? नाइट्रोजन का भी 2 आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन 14 है और 15 भी होता है। ये भी याद रखना, नाइट्रोजन 2 तरह का होता है, नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15। ठीक है, और उसके बाद और एक बच गया, आइसोबार। कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर। आर्गन का भी 40 होता है मास नंबर और 18 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ सेम हो गया? मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, और इसमें 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन हो गया, लेकिन दोनों का सम सेम है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये दोनों एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी आएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द मास। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द मास, सरफेस एरिया, शेप एंड साइज, है ना? सो सिंस दे हैव गॉट द सेम मास, ज़्यादातर प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए थोड़ा सेम आएगा दोनों का, यहाँ भी दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ डिफरेंट हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट, ठीक है, समझ में आया। ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नया चीज़, ठीक है।